हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो जो डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, वो मैंने कंप्लीट करा दिया था। सो अगर आपको उस मेथड में कोई डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आज हम अपना नया मेथड शुरू करेंगे और उस मेथड का नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो जो ये मेथड है ये स्ट्रेट लाइन मेथड से टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में? इसमें एक डिफरेंस है, जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता था उसमें हम हर साल कांस्टेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। कांस्टेंट मतलब इक्वल डेप्रिसिएशन। अगर फर्स्ट ईयर में हमने 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करी, यही हम सेकंड ईयर में चार्ज करेंगे, यही हम थर्ड ईयर में चार्ज करेंगे। सो हम 10,000 की इंस्टॉलमेंट हर साल में चार्ज करते जाते थे जब तक कि वो एसेट कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ न हो जाए, मतलब कि उसका बैलेंस जब तक कम्प्लीटली ज़ीरो न हो जाए। बट जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो फर्स्ट ईयर तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होती है, जैसे कि एसएलएम में चार्ज होती थी। बट उसके बाद जो अमाउंट बचता है डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद उस पर वो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। मतलब कि अगर फर्स्ट साल में सपोज करो कोई एसेट अपने 1,00,000 का लिया था, उस पर हमने फर्स्ट ईयर में सपोज करो 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। सो कितना बैलेंस बचा? 90,000। अगर अपना ये एसएलएम होता तब हम फिर से 10,000 चार्ज करते, बट इस बार हम डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज करेंगे? 90,000 पे। जैसे कि एसएलएम में जो डेप्रिसिएशन होती थी वो 10% किसको होती थी? 10 या 20 जो भी क्वेश्चन में दिया होता था वो होती थी ओरिजिनल कॉस्ट का। बट जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, इसमें जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो होता है इस बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू का मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बची है। सो अब हम नेक्स्ट ईयर में 10% किस पे चार्ज करेंगे? हम चार्ज करेंगे 90,000 पे। सो कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? सो डेप्रिसिएशन आएगी अपनी 9,000 और बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा अपना 81,000। सो जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड था उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, उसमें हम हर साल जो ओरिजिनल कॉस्ट होती थी उसी पे चार्ज करते थे। बट जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है इसमें जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो किस पे चार्ज करेंगे? वो चार्ज करेंगे हम बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। सो जो ये अमाउंट बचेगा इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ईच ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस। डिक्लाइनिंग बैलेंस मतलब जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा है उस पर क्या चार्ज करेंगे? उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और इस मेथड के दूसरे नेम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको WDV ही लिख कर दे। सो जो ये मेथड है अब इसकी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। सो अब हम उसको देख लेते हैं। पहली मेरिट क्या? इजी कैलकुलेशन। इस मेथड से कैलकुलेशन इजी है। इजी क्यों है? जो आपका बैलेंस बचेगा हर साल आपको उसका 10% या 15 जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको सिंपली वो कैलकुलेट करना है। सो इसलिए ये मेथड इजी है। दूसरी मेरिट क्या है? इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम का मतलब, अब आपको पता है आपने कोई एसेट खरीदा, सपोज करो हमने कोई मशीन खरीदी। अब आपको पता है जब मशीन नहीं है तो जो उसके रिपेयर और मेंटेनेंस चार्जेस होंगे शुरुआत के सालों में वो बहुत कम होंगे। बट जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी जो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस हैं ये इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। सो क्योंकि जो WDV मेथड होता है इसमें शुरू के साल में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है और जो लास्ट के साल होते हैं जैसे जैसे ईयर पास होते जाएंगे ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाएगा। बट आपको पता है जब कोई एसेट है वो जितना ज़्यादा पुराना होता चला जाता है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस उतनी ही इंक्रीज़ होती चली जाती है। सो इस वजह से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो जाएगा, लास्ट के सालों में आके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इंक्रीज़ हो जाएगा। सो इस वजह से इक्वल चार्ज होता है। इक्वल चार्ज मतलब कि आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट कम होगा लास्ट के सालों में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। सो एक कांस्टेंट अमाउंट रहेगा हर साल। बट जो SLM होता था उसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट कांस्टेंट होता था और जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस होते थे वो हर साल के होते थे, वो हर साल इंक्रीज़ होते थे। सो इस मेथड में जो शुरू के साल थे उनमें कम खर्चा होता था, बट जो बाद वाले ईयर थे मतलब जब मशीनरी ख़त्म होने वाली हो उसमें चार्जेस ज़्यादा बियर करने पड़ते थे कंपनी को। और तीसरी एडवांटेज क्या है इस मेथड की? अप्रूव्ड बाय टैक्सेशन अथॉरिटी। सो जो ये मेथड है ये इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अप्रूव है। मतलब कि अगर इनकम टैक्स में अगर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट क्लेम करना है सो आपको किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी? आपको चार्ज करनी पड़ेगी WDV मेथड से। सो अब हम इस मेथड की कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं
और जो मेरिट्स और डीमेरिट्स मैंने कराई, ये मेजर मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इसके अलावा आपको बुक्स में इसके अलावा और भी मेरिट्स और डीमेरिट्स मिल सकती हैं। सो फर्स्ट मेरिट क्या है, इनकम्प्लीट रिटर्न ऑफ। अब जो अपना SLM होता था उसमें जो एसेट था वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाता था, मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती थी। बट जो WDV होता है इसमें एसेट कभी भी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं होगा, उसका कुछ फ्रैक्शन हमेशा बुक्स में एग्जिस्ट करेगा। सो ये इसकी फर्स्ट डीमेरिट है। सेकंड डीमेरिट के डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जो SLM मेथड था उसका रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, और वो फार्मूला क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। सो उसका फॉर्मूला ये था। बट जो WDV मेथड है इसका फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी है। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है सो वो किसके इक्वल होता है, R ब्रैकेट 1 माइनस √S माइनस कॉस्ट इंटू में 100, और यहाँ पे क्या आता है, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने लाइफ एसेट की होगी, जितने साल वो चलेगी। सो इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस N का मतलब क्या होता है, जितनी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगी। S का मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू या जिसे हम रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। और कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है जितना एसेट का प्राइस आपने पे किया है इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ चार्जेस हैं, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो आपका रेट कैलकुलेट हो जाएगा। सो इसमें अगर 2 साल के लिए मशीन यूज़ हो रही हो या 3 साल के लिए यूज़ हो रही हो तब तो इससे फॉर्मूले से आप रेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको दे रखी है एस्टिमेटेड लाइफ 10, सो आपको पता है जब आप √10 निकालोगे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इसके लिए आपको लॉग टेबल यूज़ करने पड़ते हैं। सो जो आपका एग्ज़ामिनर होगा वो आपको कभी भी इस फॉर्मूले से रेट कैलकुलेट करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि आपको पेपर में कभी भी लॉग टेबल तो मिलेगा नहीं और ना ही कैलकुलेटर अलाउ है। सो इसलिए वो जो WDV मेथड है इसमें जो रेट स्पेसिफाई होगा वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि जो WDV मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। सो अब हम डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं, SLM और WDV में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो SLM था उसमें हर साल इक्वल अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज होती थी। अगर फर्स्ट साल में 10,000 चार्ज हो रही है तो सेकंड साल में भी 10,000 होगी। बट जो WDV मेथड होता है इसमें जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो डिक्लाइन होता चला जाता है, मतलब कि अगर आपने फर्स्ट साल 10,000 चार्ज किया होगा सो सेकंड ईयर में उससे कम हो गया होगा। और ये मैंने बताया क्यों हुआ, क्योंकि हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसमें से हम बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस करके उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसलिए ये अमाउंट डिक्लाइन होता चला जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। जो डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज होती है किस पे होती है, ये चार्ज होती है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, जो कॉस्ट प्राइस हमने पे किया है। बट इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस पे होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी मतलब कि जिस पे आपने परचेज़ की होगा उसमें से जितनी आपने डेप्रिसिएशन लेस कर दी होगी उस पे हम नेक्स्ट ईयर की क्या कैलकुलेट करेंगे, उस पे हम नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा डिफरेंस क्या है, ज़ीरो लेवल। जो SLM मेथड है इसमें जो एसेट है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, बट जो WDV मेथड है इसमें एसेट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, कंबाइन इफेक्ट। कंबाइन इफेक्ट का मतलब अब आपको पता है एसेट पे हम 2 तरीके के एक्सपेंस होते हैं कंपनी के, एक तो होता है डेप्रिसिएशन और दूसरा होता है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब ताकि वो रेगुलरली यूज़ होता रहे, सो उसकी कुछ रिपेयर करवानी पड़ती है, कुछ मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। सो जो आपका SLM होता है इसमें कभी भी कंबाइन इफेक्ट इक्वल नहीं होता, क्योंकि जो शुरुआत के साल होते हैं उसमें जो खर्चा होता है कंपनी पे वो कम होता है, बट जैसे जैसे जो एसेट है उसकी लाइफ एंड होनी शुरू हो जाती है ये एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि आप सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, बट जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो शुरुआत के सालों में ये कम एक्सपेंसेस चार्ज करेगा प्रॉफिट एंड लॉस में और बाद के सालों में ज़्यादा करेगा। बट जो डिक्लाइनिंग मेथड होता है इसमें डेप्रिसिएशन तो जैसे जैसे एसेट पुराना होगा डिक्रीज़ होगा, बट जो आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो इंक्रीज़ होंगे। सो ये क्या करता है, ये कांस्टेंट इफेक्ट चार्ज करता है। कांस्टेंट इफेक्ट का मतलब कि जो बर्डन होगा डेप्रिसिएशन का और रिपेयर का वो कांस्टेंट रहेगा हर साल। नेक्स्ट डिफरेंस इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो SLM में कम होता है और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन WDV में होता है वो ज़्यादा होता है।
मतलब कि अगर SLM कंपनी यूज़ करेगी वो अप्रोक्सीमेट लगा लो 10% यूज़ कर रही है, बट अगर वो WDV यूज़ करेगी तो उसे 12% यूज़ करना पड़ेगा। और ये कंपनी इस मेथड में ज़्यादा रेट क्यों यूज़ करती है, क्योंकि आपको पता है हर साल आपकी डेप्रिसिएशन अमाउंट डिक्लाइन होता जाएगा, सो इसलिए कंपनी ज़्यादा अमाउंट चार्ज करती है। एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स। अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स का मतलब कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंडर जो SLM मेथड है वो अप्रूव नहीं है। मतलब अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है सो आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर आप WDV मेथड यूज़ करोगे ये इनकम टैक्स में अप्रूव है। सो अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट लेना है सो आपको ये मेथड यूज़ करना चाहिए, ना कि ये। एंड लास्ट डिफरेंस इज सूटेबिलिटी। जो SLM मेथड है वो सूटेबल कब होगा, वो सूटेबल तब होगा जब जो आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो हर साल इक्वल हो। मतलब कि जितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका फर्स्ट ईयर में होगा उतना ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका लास्ट ईयर में होगा जब मशीनरी बिल्कुल कबाड़ बन जाएगी। सो जहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं वहाँ पे ये मेथड सूटेबल है, और जहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस आपके इंक्रीज़ होते जाते हैं जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा, सो वहाँ पे ये मेथड यूज़फुल है। सो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन SLM एंड WDV। सो इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि कॉस्ट ऑफ एसेट जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसकी कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर करते हैं। सो इसके अलावा जो मैंने आपको वहाँ पे 6 आइटम बताए थे, एग्जामिनर आपको 2 आइटम्स और दे सकता है, और वो आइटम्स क्या है, रिपेयर एंड रिन्यूअल और मेंटेनेंस चार्जेस। अगर कंपनी कुछ रिपेयर करवा रही है मशीन का, रिन्यूअल करा रही है, मेंटेनेंस करा रही है, और वो किस नेचर का है, वो है आपका रेवेन्यू नेचर का, सो आप उसे कभी भी कॉस्ट में कंसीडर नहीं करोगे। क्योंकि कॉस्ट में कौन से एक्सपेंसेस कंसीडर होते हैं, कॉस्ट में कंसीडर होते हैं जो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो कि 12 महीने से ज़्यादा का बेनिफिट देते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो कि 12 महीने तक ही बेनिफिट देते हैं। सो रिपेयर एंड रिन्यूअल दे दिया अगर क्वेश्चन में, मेंटेनेंस दे दिया, सो आप उसे कभी भी मशीनरी की कॉस्ट में कंसीडर नहीं करोगे। क्यों नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि ये रेवेन्यू चार्जेस हैं। आप इसकी सिंपली जर्नल एंट्री पास कर दोगे। जर्नल एंट्री क्यों होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अपनी जर्नल एंट्री होगी। और अगर उसने ये भी बोला कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री क्यों होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड रिन्यूअल चार्जेस। अगर मेंटेनेंस दिया हुआ सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस अकाउंट। सो आप इस तरीके से रिपेयर एंड रिन्यूअल और मेंटेनेंस चार्जेस का ट्रीटमेंट करोगे अगर आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया है। सो अब तक मैंने जो आपको WDV मेथड बताया उसके मैंने सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बता दिए आपको। अब मैं इसके 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ जिससे आपको जो मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट कराए ये पूरे क्लियर हो जाएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इज एल्पाइन ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीन on April 1st 2015 at a cost of 8,000, spent 2,000 on installation. The firm written off 10% depreciation by WDV. The scrap value of the plant at the end of its economic life of 4 years is expected to be 6561. Show the machine account for 4 years in the books of Alpine Traders. The books are closed on 31st March every year. सो आपको इसमें बोल रहा है कि एल्पाइन ट्रेडर है जिसने एक मशीन परचेज़ करी कितने की, 8,000 की, जिस पे उसने 2,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस किया, और वो रेट कितना चार्ज कर रहा है डेप्रिसिएशन का, 10%। और हमें बोल रहा है कि 4 साल बाद जो उसकी प्लांट है, जो उसने मशीनरी परचेज़ करी है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6561। सो उसने आपको एक इनडायरेक्टली हिंट भी दे दिया। हिंट क्या दे दिया कि जो 4 साल बाद आपका डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज कर दोगे आपका अमाउंट कितना बचना चाहिए, आपका अमाउंट बचना चाहिए 6561। सो अगर आपका अमाउंट डिफर आ रहा है सो समझ जाना कि आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। सो अब हम इसका क्या ट्रीटमेंट होगा मशीनरी अकाउंट में, हम वो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2015 अप्रैल 1st, और जो WDV मेथड की जो जर्नल एंट्रीज हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी, और जो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी SLM की, वो सारी की सारी डिटो सेम है किसमें, WDV में। सो वहाँ पे SLM था नरेशन में, बस यहाँ पे WDV आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ जर्नल एंट्री सारी की सारी सेम है। सो जब वो मशीनरी परचेज़ करी उसने कितने की, 8,000 की, और 2,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है। सो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, अप्रैल 1st टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना, अमाउंट पे किया उसने 8,000 और 2,000 की इंस्टॉलेशन। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैंक अकाउंट कितने, 2,000,
और आपको पता है डेप्रिसिएशन कब चार्ज होती है, ईयर एंड में। ईयर एंड कब होगा, 2016 मार्च 31। यहाँ पे क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितनी दे रखी है, 8000 का एसेट है जिस पे 2000 हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस खर्च किए। सो 10,000 का टोटल एसेट हुआ जिस पे रेट कितना है 10% पर एनम। सो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और मार्च 31 को हम क्या कर देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 9,000। सो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 10,000। और यहाँ पे भी कितना टोटल हो गया, यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा आपका 10,000। सो जो मार्च 31 को यहाँ बैलेंस कैरी डाउन हुआ है वो 2016 अप्रैल 1 को क्या होगा, ब्रोड डाउन। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 9,000। उसके बाद 2017 मार्च 31 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट अब 9,000 पे कैलकुलेट होगा, ना कि 10,000 पे जो हम SLM में करते थे। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम 9,000 पे 10%। सो 9,000 पे 10% कितना आएगा, ये आएगा आपका 900। और फिर मार्च 31 को हम क्या कर देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, 9,000 में से 900 लेस करोगे आप, सो बैलेंस कैरी डाउन होगा 8100। सो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 9,000। और यहाँ पे भी कितना आ गया, यहाँ पे भी आ गया 9,000। अब जो 2017 मार्च को यहाँ पे कैरी डाउन हुआ था वो 2017 अप्रैल 1 को क्या होगा, ब्रोड डाउन। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। और अमाउंट कितना, ये 8100 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम मार्च 31 को क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अमाउंट कितना, अब 8100 पे हमें कितना चार्ज करना है, 10%। सो इसका 10% कितना आएगा, ये आएगा आपका 810। उसके बाद जो बैलेंस होगा वो हम कैरी डाउन कर देंगे। सो यहाँ पे लिखूँगा मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, 8100 में से 810 माइनस कर दोगे, ये आएगा आपका 7290। सो टोटल कितना हुआ, 8100। और यहाँ पे भी टोटल कितना हुआ, 8100। सो ये हमने 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब लास्ट साल का जो अकाउंट बचे वो मैं नेक्स्ट पेज पे प्रिपेयर करूँगा। सो जो 2018 मार्च 31 को कैरी डाउन हुआ था वो अप्रैल 1 को क्या होगा, वो अप्रैल 1 को ब्रोड डाउन होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन। और अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया आपका 7290। उसके बाद 2019 मार्च 31 को यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी, अब डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पे चार्ज होगी। सो यहाँ पे आएगा 2019 मार्च 31 और यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करनी है हमें, 7290 पे। इसका 10% कितना आएगा, इसका 10% आएगा 729। उसके बाद मार्च 31 को हम क्या कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। सो यहाँ पे लिखूँ मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। और अमाउंट कितना बचा, अमाउंट बचा आपका 6561। सो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ आपका 7290। और यहाँ पे भी कितना टोटल हो गया आपका 7290। सो जो ये मार्च 31 को ब्रोड डाउन हुआ, ये 2019 अप्रैल 1 को क्या होगा, ये अप्रैल 1 को ब्रोड डाउन हुआ, जो यहाँ पे कैरी डाउन हुआ था। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं टू बैलेंस ब्रोड डाउन। और अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया अपना 6561। सो उसने हमें क्वेश्चन में बोला था सिर्फ 4 साल का अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, और हमने 4 साल की जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर दी यहाँ पे। और जो अपना आंसर आया वो कितना आया, 6561। और उसने भी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 4 साल बाद जो प्लांट उसने परचेज़ किया है उसकी इकोनॉमिक लाइफ जब 4 साल की हो जाएगी, सो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6561। सो मतलब जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी है वो बिल्कुल सही करी है। अगर आपका आंसर कुछ अलग आता है तो समझ जाना आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक करी है। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमने 1 अप्रैल 2017 को जेड लिमिटेड उसने एक मशीनरी परचेज़ करी 1,20,000 की। और फिर उसने 30 सितंबर 2018 को एडिशनल मशीनरी परचेज़ करी 20,000 की। और फिर 2019 30/6 को उसने
जो एक ओरिजिनल मशीन परचेज़ करी थी 2017 में, उसमें से एक मशीन जिसकी कॉस्ट 5,000 थी वो ऑब्सलीट होगी, जो उन्होंने 500 रुपये की बेच दी। ऑन दी सेम डे उन्होंने एक नई मशीन ख़रीदी 8,000 की, और डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है 15% WDV मेथड से। अकाउंट क्लोज होंगे हर साल 31 मार्च एवरी ईयर, और इस लाइन का मतलब क्या है, अकाउंट्स क्लोज्ड एवरी ईयर 31 मार्च। सो अगर यहाँ पे वो 31 दिसंबर लिख देता, सो जो एंट्री हम यहाँ पे करते हैं अप्रैल टू 31 मार्च, तब आपको क्या एज्यूम करना था वहाँ पे, तब आप लेकर चलते जन से दिसंबर, सो तब आपको कैलेंडर ईयर एज्यूम करना था। सो क्योंकि कंपनी फॉलो कर रही है अपना अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, सो हम यहाँ से अप्रैल से मार्च तक का ईयर फॉलो करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखो, जो ये लाइन यहाँ पे लिखी है, सो आप हमेशा जर्नल एंट्रीज़ अप्रैल और मार्च 31 को ही पोस्ट करोगे। सो अब जो एंट्रीज़ हैं इससे रिलेटेड वो हम मशीनरी अकाउंट इसका प्रिपेयर करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2017, और इसने मशीन कब परचेज़ करी, इसने मशीन परचेज़ करी अप्रैल 1 को। सो यहाँ पे आएगा अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, उसने मशीनरी कितने खरीदी, उसने मशीनरी खरीदी है 1,20,000 की। सो यहाँ पे आएगा 1,20,000, और हम 2018 मार्च 31 को क्या चार्ज करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन का रेट हमें क्या दे रखा है 15% WDV। सो यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 1,20,000 का 15% कितना आएगा, ये आएगा आपका 18,000। सो 18,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, और मार्च 31 को बचा हुआ बैलेंस हम क्या कर देंगे कैरी डाउन। सो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, 1,20,000 में से 18,000 लेस कर दोगे, सो ये आपका बचेगा 1,02,000। सो आपका टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 1,20,000, और यहाँ पे भी टोटल कितना है 1,20,000। सो अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है वो यहाँ पे ब्रोट डाउन होगा। सो यहाँ पे आएगा 2018 अप्रैल 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 1,02,000। और फिर उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमने 30 सितंबर 2018 को एक नई मशीन परचेज़ करी 20,000 की। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना था, अमाउंट था 20,000। अब हमें दोनों मशीनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2019 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अपने पास दो मशीनें हैं, सो नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 मशीन पे अब 1,02,000 की हमें कितने % चार्ज करनी है, 15%। सो इसका 15% कितना आएगा, इसका 15% आएगा अपने पास 15,300, और जो 20,000 है इसका 15% कितना आएगा, और क्योंकि ये मशीनरी हमने सिर्फ आधे साल के लिए यूज़ करी है, सो हमें सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो पूरे साल की कितनी आती, 3,000, और 6 महीने कितनी आएगी 1,500। सो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी 1,500। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी, टोटल डेप्रिसिएशन हुई अपनी 16,800। सो बैलेंस कैरी डाउन कब होगा, मार्च 31, और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट कितना आएगा, फर्स्ट मशीनरी में से 1,02,000 में से 15,300 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। सो अपना अमाउंट बचा है 86,700, 20,000 में से 1,500 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। सो अमाउंट कितना बचा है, अमाउंट बचा अपना 18,500, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 1,05,200। सो टोटल कितना बन गया आपका, टोटल बना है आपका 1,22,000, और यहाँ पे भी टोटल कितना बन गया आपका, यहाँ पे भी टोटल बन रहा है आपका 1,22,000। सो जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था वो अभी यहाँ पे ब्रोट डाउन हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और ब्रोट डाउन क्या होगा 86,700 फर्स्ट मशीन का, और सेकंड मशीन का कितना 18,500। और उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 36/2019 को उसने एक मशीन जो यहाँ पे परचेज़ करी थी, जो इस 1,20,000 में इंक्लूड है, जिसकी कॉस्ट 5,000 थी, वो उसने 500 की बेच दी,
और उसके अलावा उसने एक नई मशीन परचेज़ करी है। और नई मशीन कितने की परचेज़ करी? नई मशीन उसने परचेज़ करी है 8,000 की। सो पहले जो उसने नई मशीन परचेज़ करी है मैं उसकी जर्नल एंट्री लिख देता हूँ। सो जर्नल एंट्री क्या होगी जो हम पोस्ट करेंगे यहाँ पे। सो उसने वो परचेज़ करी है जून 30 को। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जून 30 को। और यहाँ पे क्या आएगा टू बैंक अकाउंट। और कितने की परचेज़ करी? उसने परचेज़ करी है वो 8,000 की। सो यहाँ पे आएगा 8,000। और इन दोनों का टोटल कितना बन रहा था? ये बन रहा था अपना 1,05,200। सो इसके अलावा उसने हमें 5,000 की जो मशीन उसने 500 में बेची है उसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी है। सो कैलकुलेशन में एक सेपरेट पेज ना बनाकर यहीं पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे समझ आ जाए, बट आप एग्ज़ाम में वर्किंग नोट्स बनाना प्रॉपर। सो अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो हमने ओरिजिनल मशीन कितनी खरीदी थी 5,000 की। और उस पर जो हमने यहाँ पे ख़रीदी थी मतलब हमने वो 1 साल यहाँ पे यूज़ करी होगी, 1 साल यहाँ पे। सो हमने वो 2 साल यूज़ करी है। सो हमें 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आई होगी? डेप्रिसिएशन का रेट था अपना 15%। सो 5,000 का 15% कितना आया होगा? 750। सो फर्स्ट ईयर में आपने 750 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी। सो बैलेंस कितना बचा होगा आपका? बैलेंस बचा होगा आपका 4250। इसके बाद उसने फिर सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी इस पर 15%। सो 4250 का 15% कितना आया? ये आया होगा आपका 638 के अप्रोक्स। सो उसको जब आप माइनस कर दोगे सो कितने का बचा? ये बचा आपका 3612। और हमने उसे बेचा कब है? हमने बेचा उसे जून 30 को। सो मतलब हमने अप्रैल मई जून 3 महीने उसको यूज़ किया है। सो हमें 3 महीने की भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। सो अब आपको 3 महीने की डेप्रिसिएशन एडजस्ट करनी है। सो वो कैसे एडजस्ट करोगे आप? 3612 का एसेट आपका जिस पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और आपने सिर्फ मशीन यूज़ की है 3 महीने। सो जब आप इसे सोल्व करोगे सो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? ये आएगी अप्रोक्सीमेटली 135। सो 3,612 की मशीन थी जिस पे 135 फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। सो 3612 में से जब आप 135 लेस कर दोगे सो ये कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 3477। मतलब कि बुक वैल्यू कितनी थी? 3477। और आपने उसे बेचा कितने में है? आपने बेचा उसे 500 रुपये में। सो आपको लॉस कितने का हुआ होगा? आपको लॉस होगा 2977। सो ये लॉस कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं और जो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाई आप इसको वर्किंग नोट में दिखाना। सो यहाँ पे आएगा 2019 मार्च 31 को सबसे पहले जो मशीन हमने बेची सो उसका लिख देता हूँ मैं बाय बैंक अकाउंट। बेची कितने में? बेची हमने वो 500 रुपये में। और उस पर डेप्रिसिएशन इस साल की कितनी चार्ज हुई? डेप्रिसिएशन हम कब तक चार्ज कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं जून 30 को। और हमने सेल भी जून 30 को करी। सो यहाँ पे जून 30 आएगा ना कि मार्च 31। सो यहाँ पे क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई वो हमने कैलकुलेट करी थी 135 की। और लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ है हमें 2977। सो यहाँ पे आएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। और ये लिख के आप लॉस कितना पोस्ट करोगे यहाँ पे 2977। सो जो 5,000 की मशीन थी वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुकी है 1,20,000 में से। सो अब हमें सिर्फ करना क्या है? जब 2020 का ईयर शुरू होगा उसमें हम मार्च 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो बचे हुए एसेट अपने पास। और डेप्रिसिएशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन के लिए अब अपने पास कितनी मशीनें? अब अपने पास 3 मशीनें। 3 मशीनें। एक पहली मशीन जो 1,20,000 की खरीदी थी जिसमें से हमने 5,000 की मशीन बेच दी। सो 1,15,000 की वो मशीन थी। और उसके अलावा हमने 20,000 की एक खरीदी थी सितंबर 30 को। और एक हमने खरीदी जून 30 को 8,000 की। सो अपने पास कितनी मशीनें हैं? इस टाइम अपने पास हैं 3 मशीनें। सो अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सो अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? डेप्रिसिएशन नंबर 1 मशीन पे। और नंबर 1 मशीन अपनी ब्रोड डाउन कितने की हुई थी? मतलब जो बैलेंस ब्रोड डाउन हुआ था, जो लास्ट पेज पे ब्रोड डाउन हुआ था वो कितने का हुआ था? वो हुआ था अपना 86,700 का। उसके बाद दूसरी मशीन का बैलेंस कितना ब्रोड डाउन हुआ था? वो हुआ था अपना 18,500 का। सो अब हमने इसमें से क्योंकि एक मशीन बेच दी
और उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी, उस मशीन की बुक वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट करके दिखाई थी आपको अप्रैल 1 2019 को, वो कितनी आई थी, वो आई थी अपनी 3612। सो हमने इतने की बुक वैल्यू थी जिसमें से हमने इतने की बुक वैल्यू वाइप आउट कर दी। सो हमें डेप्रिसिएशन अब किस अमाउंट पे चार्ज करनी है, इसमें से हमें ये डिडक्ट करना है और उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो जो अपनी फर्स्ट मशीन थी जिसमें की वैल्यू 86,700 थी, जिसमें से हमने 3,612 की बुक वैल्यू की बेच दी। सो अब हम उस पर बचे हुए बैलेंस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो जब आप इन दोनों इसमें से माइनस कर दोगे और इस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, उसका अमाउंट कितना आएगा, उसका अमाउंट आपके पास आएगा 12,463। और ऐसे जब आप 18,500 जो अपनी सेकंड मशीन बची है उस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, सो उसका अमाउंट कितना आएगा, उसका अमाउंट आएगा 2775। और इसके बाद हमने एक नई मशीन परचेज़ करी कितने की, 8,000 की, जिस पे 15% आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और कितने महीने के लिए कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपने वो 3 महीने यूज़ नहीं की, क्योंकि जून 30 को परचेज़ करी थी। सो आपको वो सिर्फ 9 महीने यूज़ की है। सो 9 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। सो 9 महीने का इसका अमाउंट कितना आएगा, 900 रुपये। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी आपकी 900 रुपये। सो जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे ये कितना अमाउंट आएगा, ये आपका अमाउंट बनेगा 16,138। और उसके बाद मार्च 31 को आप क्या कर दोगे, बैलेंस कैरिड डाउन। सो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, नंबर 1 मशीन, नंबर 2 मशीन, नंबर 3 मशीन। और 86,700 में से जब आपने 3,612 माइनस कर दिया, सो आपकी बची हुई बुक वैल्यू आई होगी उस मशीन की, उसमें से जब आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, सो वो आपकी आगे होगा बैलेंस कैरिड डाउन। सो बैलेंस कैरिड डाउन कितना हुआ यहाँ पे, 70,625। और दूसरी मशीन का कितना हुआ जब आपने इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दी, सो ये हुआ आपका 15,725। और तीसरी मशीन का कितना हुआ, 7100। सो जब आप इन तीनों का टोटल करोगे, सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 93,450। सो आपका टोटल कितना आ गया, आपका टोटल आ गया यहाँ पे 1,13,200। और यहाँ पे भी कितना आ गया, 1,13,200। सो जो ये क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें बस आपको 2 चीज़ें ध्यान में क्या रखनी है कि आपको एक मशीन दे रखी थी जो कि आपने अप्रैल 1 2017 को परचेज़ करी थी, और उसका एक पोर्शन बेचा आपने जो कि 5,000 की खरीदी थी और आपने उसे 500 में बेच दिया। सो आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी थी। और यहाँ पे जो ये 86,700 की थी, इसमें से पहले आपको उसकी बुक वैल्यू माइनस करनी थी, तब लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। सो इसलिए पहले बुक वैल्यू माइनस हुई इस मशीन की, क्योंकि अगर आप ये नहीं माइनस करते और डायरेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते, सो जो मशीन आप बेच चुके हो आप उस पर भी डेप्रिसिएशन शो कर देते, इसलिए ये माइनस करनी पड़ी। इसके अलावा हमने एक नई मशीन खरीदी जो कि 9 महीने यूज़ की है। सो उस पर सिर्फ 9 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। सो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो, सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि किस एंट्री में या किस ईयर में आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो, जैसे 2019 है या 2020 है वो अमाउंट। सो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel. Thank you, bye bye.